हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिवाइज करने वाले हैं टॉपिक रजिस्टर एंड रिटर्न। और इसमें जो सेक्शंस कवर होने वाले हैं वो हमारे कवर होने वाले हैं सेक्शन नंबर 88 से लेकर 95 तक के सेक्शन। लेकिन दो सेक्शन 89 और 90, ये जो दो सेक्शन है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तो बाकी सेक्शंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और ये जो टॉपिक है एमसीक्यूज के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन नंबर 88। सेक्शन नंबर 88 की हेडिंग देखिए क्या बोलता है, रजिस्टर ऑफ मेंबर, डिबेंचर होल्डर और अदर सिक्योरिटी होल्डर। मतलब जो भी कंपनी के मेंबर होते हैं और जो कंपनी के डिबेंचर होल्डर या अदर सिक्योरिटी होल्डर होते हैं उन सब का रजिस्टर कंपनी को मेंटेन करना पड़ता है। तो इसके बारे में वन बाय वन लॉ पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रजिस्टर ऑफ मेंबर मेंटेन करने के बारे में। इसमें दो बातें लिखी हुई है। पहली बात बोला जो भी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है उनको रजिस्टर ऑफ मेंबर मेंटेन करना पड़ेगा और इसका फॉर्म नंबर है MGT1। तो MGT1 का जो फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में आपको रजिस्टर ऑफ मेंबर मेंटेन करना पड़ेगा। सेकंड नंबर बोला कि ये जो आप ROA मेंटेन करोगे उसमें आपको दो बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहले जो भी कंपनी के इक्विटी और प्रेफरेंस होल्डर है उन सबको अलग अलग दिखाना पड़ेगा और प्लस आपको यह भी उसमें बताना पड़ता है कि कंपनी के रेसिडेंट कौन है और रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया कौन है। मतलब मेंबर दो टाइप के हो सकते हैं, एक जो इंडिया के हैं और जो इंडिया के बाहर रहते हैं। तो ये मेंबर का रिकॉर्ड में पता रहना चाहिए कि रेसिडेंट इन इंडिया है कि रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो ये दो ब्रेकअप आपको देने पड़ेंगे। सेकंड पॉइंट है कि उसमें एंट्री कब तक करनी है मेंबर। तो नेचुरली कोई भी कंपनी का मेंबर बनता कभी जब कंपनी उसको अलॉटमेंट करती है या अगर इसने ओपन मार्केट से शेयर परचेस किया तो कंपनी उसके नाम से ट्रांसफर को एग्जीक्यूट करती है। और अलॉटमेंट करने का काम और ट्रांसफर को एग्जीक्यूट करने का काम करता है BOD। तो लॉ ये बोलता है यहां पे कि जिस दिन BOD या कमिटी ने ट्रांसफर या अलॉटमेंट को अप्रूव किया, BOD ने जिस दिन ट्रांसफर या अलॉटमेंट को अप्रूव किया उसके 7 दिनों के अंदर रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंट्री हो जानी चाहिए। मतलब कुल मिला के अगर 10 अप्रैल को BOD ने मीटिंग कॉल करके अलॉटमेंट कर दिया तो वहां से 7 दिन के अंदर मतलब 17 अप्रैल तक आपको रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंट्री उसकी कर देनी चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट है प्लेस वेयर द रजिस्टर शैल बी मेंटेन। मतलब जो ROA में वो मेंटेन कहां पर करना पड़ेगा। तो इसका दो, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि MCQs में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। पहला तो है कि आपको जो ROM है वो रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन करना चाहिए जो भी कंपनी का है। लेकिन अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा कोई दूसरे प्लेस में मेंटेन करना चाहती है तो वो भी कर सकती है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि वो जो दूसरा प्लेस है वो इंडिया में ही कहीं होना चाहिए। इंडिया के बाहर आप रजिस्टर ऑफ मेंबर मेंटेन कर ही नहीं सकते। तो इंडिया में कोई दूसरे प्लेस पर आप मेंटेन करना चाहते हो तो आपको दो काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो SR पास करो, जनरल मीटिंग बुला के SR पास करो। और दूसरा आप वो जिस दूसरे प्लेस में आप शिफ्ट करना चाहते हैं उस दूसरे प्लेस में कंपनी के टोटल मेंबर का 110 से ज्यादा मेंबर वहां पे रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो रायपुर में है, कंपनी के टोटल मेंबर अगर 100 हैं, मान लीजिए 12 मेंबर ऐसे हैं जो नागपुर में रहते हैं, तो उस केस में कंपनी अगर चाहे तो नागपुर में भी अपने ROM को मेंटेन कर सकती है क्योंकि 10% से ज्यादा मतलब 12 आ गया, मतलब 10% ज्यादा है। तो नागपुर में भी आप अपने इस रजिस्टर ऑफ मेंबर को मेंटेन कर सकते हो। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ये 12 की जगह अगर मैं मानता हूं कि 10 है, केवल 10 मेंबर नागपुर में रहते हैं तो आप नागपुर में मेंटेन नहीं कर पाओगे क्योंकि लॉ में वर्ड क्या यूज किया गया है, मोर देन 10% या 110 है ना। 1/10 और मोर नहीं है, मोर देन 1/10 है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट देखिए, अदर इंफॉर्मेशन टू बी रेफर्ड इन रजिस्टर। मतलब जो आपने ROA मेंटेन किया ना उसमें मेंबर की डिटेल तो रहेगी, इसके साथ में 4 और इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ROA में उस मेंबर के साथ में आपको लिखना पड़ेगा। पहला है अगर उस मेंबर के शेयर को अटैच कर लिया गया किसी भी अथॉरिटी ने, चाहे कोर्ट है, चाहे ट्रिब्यूनल है, चाहे ROC है, उसने उसके शेयर को अटैच कर लिया तो ROA में मेंशन करना पड़ेगा कि इसके शेयर अटैच हो गए। या डिविडेंड के बारे में कोई भी ऑर्डर पास किया गया तो उसको मेंशन करना पड़ेगा। या अगर ये जो मेंबर है उसने अपने शेयर को कोई लोन लिया है और अपने शेयर को हाइपोथिकेट कर दिया या प्लेज कर दिया, तो ये 4 टाइप की अगर कोई जानकारी है तो उस मेंबर ROA में उस मेंबर का जो रिकॉर्ड का जो पेज होगा ना वहां पे इन चारों बातों को आपको मेंशन करना पड़ेगा। अटैचमेंट के केस में, डिविडेंड के केस में, हाइपोथिकेशन के केस में और प्लेज के केस में ये 4 चीज मेंशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कंपनी पर्टिकुलर्स इन रजिस्टर, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। देखिए ये जो कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है ना, इनका ROM का फॉर्मेट दिया हुआ है MGT1 में। तो जो कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है इनका फॉर्मेट MGT1 में नहीं दिया हुआ है, सेक्शन 88 में ही दे दिया कि इन कंपनियों को ROM में क्या क्या लिखना पड़ेगा। पढ़ लो सर, नेम बताना पड़ेगा, एड्रेस बताना पड़ेगा मेंबर का ईमेल एड्रेस बताना पड़ेगा, मेंबर का पैन नंबर देना पड़ेगा, सिन नंबर कब आएगा, अगर कोई
जो मेंबर है वो कोई बॉडी कॉर्पोरेट है तो बॉडी कॉर्पोरेट का सिन नंबर होता है तो सिन नंबर बताना पड़ेगा। नेशनलिटी बताना पड़ेगा कि इंडियन है कि आउटसाइड इंडिया है, एनआरआई है। अगर माइनर है तो गार्जियन का नाम बताना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ बताना पड़ेगा, और जो भी नॉमिनी है उनके नेम और एड्रेस आपको बताना पड़ेगा। फिर मेंबर किस दिन मेंबर बना उसकी डेट बतानी पड़ेगी, और किस दिन उसकी मेंबरशिप खत्म हुई उसकी भी डेट बताना पड़ेगा। अगर उस मेंबर ने नोटिस के बारे में कोई इंस्ट्रक्शन दे के रखा है अगर, तो वो बताना पड़ेगा। जैसे कई मेंबर क्या बोलते हैं कि हमको नोटिस आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजो, और साथ में वो फीस भी जमा करते हैं, तो उस मेंबर का जो आरओएम में जो नाम होगा ना उसमें लिखा जाएगा कि इस मेंबर को नोटिस हमको रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजनी है। ठीक है सर। अगला पॉइंट देखिए, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर और अदर सिक्योरिटी होल्डर। मतलब बेसिकली सेक्शन 8 में दो टाइप के रजिस्टर मेंटेन होते हैं, एक होता है आरओएम जो कि एमजीटी 1 में होता है, और दूसरा जो डिबेंचर होल्डर या अदर सिक्योरिटी होल्डर होते हैं उनका एक रजिस्टर मेंटेन होता है, उसका फॉर्म नंबर है एमजीटी 2। तो एमजीटी 1 या एमजीटी 2 दो रजिस्टर कंपनी को मेंटेन करने पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अपडेशन ऑफ स्टेटस ऑफ मेंबर एटसेट्रा इन रजिस्टर। मतलब क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि जहां पे मेंबर के स्टेटस में चेंज आ जाता है। चेंज कब कब आता है, अगर कोई मेंबर की डेथ हो गई, ये मेंबर केवल बात नहीं करें, मेंबर डिबेंचर होल्डर अदर सिक्योरिटी होल्डर, उनके स्टेटस में चेंज किसकी वजह से होता है, अगर उसकी डेथ हो गई, अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसका नाम बदल गया, या कोई भी अदर रीजन से अगर मेंबर के स्टेटस में चेंज आ गया, तो उस केस में आपको उस चेंज के बारे में आपको रजिस्टर ऑफ मेंबर में इसको अपडेट करना पड़ेगा। अगला पॉइंट है इंडेक्स ऑफ नेम, ये भी एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडेक्स ऑफ नेम का मतलब क्या हुआ, हर रजिस्टर में जैसे अपन बुक बनाते तो उसके आगे इंडेक्स होता ना, ताकि आपको पेज नंबर की सुविधा हो कि कौन से पेज पे कौन सा चैप्टर है, तो वैसे ही ये बोलता है कि जो भी कंपनी का रजिस्टर होगा उसमें इंडेक्स मेंटेन होता है। लेकिन अगर कंपनी में 50 से कम मेंबर है, 50 से कम लेस देन 50 है, तो उस केस में आपको ये इंडेक्स मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। मतलब 50 या उससे ज्यादा अगर मेंबर हैं तो आपको इंडेक्स मेंटेन करना पड़ेगा। और इंडेक्स में एंट्री कब होती है, तो जैसे ही आपने अलॉटमेंट और ट्रांसफर की एंट्री जब आप आरओएम में करते हैं ना, तो आरओएम में एंट्री करने के साथ साथ आपको इंडेक्स में भी एंट्री पास करना पड़ेगा। और आखिरी पॉइंट है रजिस्टर एंड इंडेक्स ऑफ बेनिफिशियल ओनर टू बी मेंटेन बाय डिपॉजिटरी अंडर डिपॉजिटरी एक्ट शैल बी डीम्ड टू बी रजिस्टर्ड इन इंडेक्स अंडर दिस एक्ट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारे जो शेयर्स हैं वो डीमेट फॉर्म में, तो आपको मालूम है डीमेट फॉर्म में अगर शेयर्स होते हैं तो रजिस्टर ऑफ मेंबर कंपनी मेंटेन नहीं करती बल्कि डिपॉजिटरी मेंटेन करता है, और डिपॉजिटरी अपने रिकॉर्ड में जिनका नाम लिखता है उनको बोलते हैं बेनिफिशियल ओनर। और जो डिपॉजिटरी जब रिकॉर्ड मेंटेन करता है तो वो डिपॉजिटरी एक्ट के अनुसार काम करता है। तो यहां पे वही बात कर रहा है कि अगर डिपॉजिटरी ने रिकॉर्ड मेंटेन किया है एज पर डिपॉजिटरी एक्ट मेंबर का बेनिफिशियल ओनर का, तो उस केस में माना जाएगा कि कंपनीज एक्ट को कंप्लायंस कर लिया है। मतलब डिपॉजिटरी को कंपनीज एक्ट को लॉ नहीं देखना, उनको किसको लॉ को देखना है, डिपॉजिटरी एक्ट के लॉ को। तो ये हो गए टोटल 9 पॉइंट। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है फॉरेन रजिस्टर के बारे में। फॉरेन रजिस्टर के बारे में मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए अगर कंपनी के कोई मेंबर इंडिया के बाहर रहते हैं, तो कंपनी चाहे तो इंडिया के बाहर के जो मेंबर है ना उनके लिए इंडिया के बाहर भी एक रजिस्टर मेंटेन कर सकती है, उसको बोलते हैं फॉरेन रजिस्टर। तो इसके बारे में कुछ लॉ है, देखते हैं क्या लिखा है। पहला पॉइंट तो बोल दिया कीपिंग आउटसाइड इंडिया इफ ऑथराइज बाय आर्टिकल। मतलब क्लियर है, अगर कोई कंपनी फॉरेन रजिस्टर ऑफ मेंबर या रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर या अदर सिक्योरिटी होल्डर इंडिया के बाहर रखना चाहते तो रख सकते हैं, लेकिन तभी रख पाएंगे जब आपके आर्टिकल में इस बात को ऑथराइज किया गया है, मतलब लिखा गया है कि हमारी कंपनी फॉरेन रजिस्टर इंडिया के बाहर मेंटेन कर सकती है। अगला पॉइंट इन्फॉर्म टू आरओसी। एमजीटी 3 एमजीटी 1 आरओएम के ऊपर हो गया, एमजीटी 2 रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर के बारे में हो गया, और एमजीटी 3 हो गया आरओसी को इन्फॉर्म करने के बारे में। मतलब अगर कंपनी ने जब रजिस्टर मेंटेन किया है इंडिया के बाहर, अगर मेंटेन किया है तो आपको जिस दिन आपने इंडिया के बाहर रजिस्टर ओपन किया है, चालू किया है, तो वहां से 30 दिन के अंदर आपको आरओसी को बताना पड़ेगा कि ये हमारा लोकेशन है, यहां पे हमने रजिस्टर ऑफ मेंबर या डिबेंचर होल्डर वगैरह रखा है। या अगर वो लोकेशन में चेंज आ गया या उस लोकेशन को अगर कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर दिया, तो किसी भी घटना के 30 दिन के अंदर आपको आरओसी को बताना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के फॉरेन रजिस्टर के 3 में कोई भी केस होगा तो आपको आरओसी को 30 दिन के अंदर बताना पड़ेगा। वो 3 केस क्या है, पहला है अगर आपने रजिस्टर को ओपन किया तो वहां से 30 दिन के बताओ, अगर आपने रजिस्टर में कोई चेंजेस किया, लोकेशन बदल दिया, तो वहां से 30 दिन के अंदर बताओ, और अगर आपने डिसकंटिन्यू कर दिया, बंद कर दिया, तो वहां से 30 दिन के अंदर आपको आरओसी को बताना पड़ेगा फॉर्म नंबर एमजीटी 3 में। अगला पॉइंट है, ये जो आपने फॉरेन रजिस्टर मेंटेन किया ना, इट शैल बी डीम्ड टू बी पार्ट ऑफ कंपनीज रजिस्टर। मतलब कंपनी ने इंडिया में तो एक रजिस्टर मेंटेन किया ही होगा, पक्की बात है,
तो इंडिया का जो रजिस्टर होता है ना उसको बोलते हैं प्रिंसिपल रजिस्टर। तो आपने इंडिया के बाहर जो फॉरेन रजिस्टर मेंटेन किया ना उसको इसी रजिस्टर का पार्ट माना जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, इसका फॉर्मेट क्या होगा। तो जो फॉर्मेट आपका रजिस्टर ऑफ मेंबर का है, इंडिया का जो रजिस्टर है उसका जो फॉर्मेट है वही फॉर्मेट वहां का भी होगा। मतलब एमजीटी 1 में जो फॉर्मेट दिया ना, तो आपका जो फॉरेन रजिस्टर ऑफ मेंबर है उसका भी वही फॉर्मेट होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, क्या वो जो रजिस्टर इंडिया के बाहर रखा गया है फॉरेन रजिस्टर, उसको इंस्पेक्शन कर सकते हैं क्या, उसकी कॉपी ले सकते हैं क्या, एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं क्या, उसको क्लोज कर सकते हैं क्या। तो यहां पे लॉ क्या बोलता है कि जो लॉ इंडिया में एप्लीकेबल होता है फॉर इंस्पेक्शन, टेकिंग एक्सट्रैक्ट, टेकिंग कॉपी और रजिस्टर ऑफ मेंबर को क्लोज करना, तो वो जो लॉ इंडिया में ना वो सेम टू सेम लॉ एप्लीकेबल होगा। मतलब प्रिंसिपल रजिस्टर का जो लॉ है ना वो लॉ यहां फॉरेन रजिस्टर के लिए भी एप्लीकेबल होगा। लेकिन एक पॉइंट है यहां पे, जैसे एक लॉ ये जो आगे हम पढ़ेंगे क्लोज के बारे में, कई बार कंपनी अपने रजिस्टर को क्लोज कर देती है कुछ समय के लिए। तो यहां का लॉ क्या लिखा है कि जिस दिन आप रजिस्टर क्लोज करना चाहेंगे उसके 7 दिनों के पहले आपको 2 न्यूज़पेपर में, इंडिया के जहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां के 2 न्यूज़पेपर में आपको पब्लिकेशन देना पड़ेगा कि हम इस डेट से अपने रजिस्टर को क्लोज करें। तो अब एक सवाल है कि जो फॉरेन रजिस्टर है उसको क्लोज करना है तो आपको इंडिया के रजिस्टर्ड ऑफिस में इन्फॉर्म करना है क्या, यहां के न्यूज़पेपर में छापना है क्या, आंसर है नो। तो आपको कहां छापना पड़ेगा, नेचुरली जो फॉरेन रजिस्टर आपका जिस कंट्री में, जिस प्लेस पे मेंटेन हो रहा है वहां का जो न्यूज़पेपर होगा वहां छापना पड़ेगा नेचुरली। तो यही बोल रहा है, हाउएवर एडवर्टाइजमेंट बिफोर क्लोजिंग रजिस्टर शैल बी इंसर्टेड एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर सर्कुलेटिंग इन द प्लेस वेयर द रजिस्टर फॉरेन रजिस्टर इज केप्ट। तो फॉरेन रजिस्टर जहां पे रख रहे हैं वहां के जो 2 न्यूज़पेपर है वहां पे आपको इस बात को पब्लिश करना पड़ेगा कि हम अपने रजिस्टर को क्लोज करें। अगला पॉइंट है, कई बार क्या होता है कि जो रजिस्टर होते हैं ना उसमें कुछ गलतियां हो जाती है जिसको रेक्टिफिकेशन के बारे में लॉ दिया है। तो हमारे कंपनीज एक्ट में लिखा है सेक्शन नंबर 59 कि अगर कंपनी ने कुछ गलतियां करके रखी है तो, और कंपनी अपनी गलतियों को सुधार नहीं रही, तो उस केस में कंपनी ट्रिब्यूनल के पास जो मेंबर है जो सुधरवाना चाहता है तो वो ट्रिब्यूनल को कंप्लेन करता है, फिर ट्रिब्यूनल कंपनी को ऑर्डर देती है कि आप अपने रजिस्टर को रेक्टिफाई करो। तो अब एक सवाल है कि फॉरेन रजिस्टर में कुछ गलती है तो वो जो बाहर वाला मेंबर है क्या वो इंडिया में आके ट्रिब्यूनल को कंप्लेन करेगा क्या, आंसर है नो। तो वो किसको कंप्लेन करेगा रेक्टिफाई करने के लिए, तो यहां पे लिखा है अप्रोप्रिएट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस कंट्री में जिन लोगों को अथॉरिटी को ऑथराइज किया है तो वहां पे आपको कंप्लेन करना पड़ेगा, आपको इंडिया में आके ट्रिब्यूनल के पास कंप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। तो उसका जो ऑर्डर होगा रेक्टिफिकेशन का वो फाइनल होगा। अगला पॉइंट है एंट्री कब करना है उसमें। तो यहां पे लॉ बोलता है कि जिस दिन बीओडी या कमिटी ने अलॉटमेंट और ट्रांसफर को अप्रूव किया है। भाई देखो, इंडिया के बाहर भी कोई मेंबर होगा ना तो उसको अलॉटमेंट तो इंडिया में ही किया जाएगा, बीओडी करेगा। तो बीओडी ने जब अलॉटमेंट किया उसके तुरंत बाद आपको वहां पे फॉरेन रजिस्टर में उसको भेजना पड़ेगा और फॉरेन रजिस्टर में उसकी एंट्री तुरंत की जाएगी। अगला पॉइंट है, अब जब फॉरेन रजिस्टर में एंट्री हो गई बाहर में, तो वहां पे एंट्री होने के बाद उसकी एक कॉपी इंडिया में भेजी जाती है। और वो कब भेजी जाती है, 15 डेज। मतलब फॉरेन रजिस्टर में जब एंट्री हुई है, एंट्री करने के अगले 15 दिन के अंदर उस फॉरेन रजिस्टर की जो कॉपी है जहां पे एंट्री की गई है वो इंडिया में भेजी जाएगी, इंडिया के रजिस्टर ऑफिस में भेजी जाएगी। और भेजने का पर्पस क्या है, ताकि इंडिया में एक डुप्लीकेट रजिस्टर मेंटेन किया जा सके। मतलब फॉरेन रजिस्टर जो मेंटेन किया जा रहा है ना इंडिया के बाहर, उसका एक डुप्लीकेट रजिस्टर इंडिया में भी मेंटेन होगा। तो वहां से जैसी एंट्री आएगी तो उसको यहां पे रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। तो कुल मिला के यहां पे जो डुप्लीकेट आपने फॉरेन रजिस्टर मेंटेन किया ना वो रजिस्टर्ड ऑफिस का, वो प्रिंसिपल रजिस्टर का पार्ट माना जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि भले आप फॉरेन रजिस्टर बाहर मेंटेन करते हैं पर वहां पे जो जो एंट्री पास होती है ना उन सबको इंडिया में भी डुप्लीकेट फॉरेन रजिस्टर के रूप में मेंटेन करना पड़ेगा। और आखिरी पॉइंट है, कई बार क्या होता है, मान लीजिए अब कंपनी के बाहर वाले मेंबर नहीं बचे या मेंबर बहुत कम हो गए या कोई दूसरी कंट्री के मेंबर ज्यादा है, इस कंट्री के कम है जहां पे आप रजिस्टर मेंटेन कर रहे थे, तो इस फॉरेन रजिस्टर को क्या हम दूसरी कंट्री में या दूसरे प्लेस में शिफ्ट कर सकते हैं, कई बार ऐसा हो सकता है। या कई बार आपको लगता है कि बंद ही कर दिया जाए, इंडिया में रजिस्टर मेंटेन कर लेते हैं, बहुत है। तो यहां पे वही बोल रहा है कि अगर कंपनी डिसकंटिन्यू करती है एक फॉरेन रजिस्टर को तो उस फॉरेन रजिस्टर में जो भी एंट्री आपने करके रखी है वो सब के सब ट्रांसफर हो जाएगी किसी दूसरे फॉरेन रजिस्टर में या प्रिंसिपल रजिस्टर में। किसी दूसरे फॉरेन रजिस्टर का मतलब क्या हुआ, भाई कंपनी ने पहले न्यूयॉर्क में रखा था, अभी न्यू जर्सी में शिफ्ट कर दिया अपने फॉरेन रजिस्टर को, तो न्यूयॉर्क के फॉरेन रजिस्टर में जो भी एंट्री होगी उसको न्यू जर्सी में शिफ्ट की जाएगी। लेकिन मान लीजिए पूरा का पूरा बंद कर दिया तो वहां की जो भी एंट्री थी वो इंडिया में शिफ्ट हो जाएगी। तो इंडिया का जो प्रिंसिपल रजिस्टर है उसमें इस एंट्री को कंटिन्यू किया जाएगा। तो ये हो गए टोटल आपके 10 पॉइंट।
एक बार मैं फटाफट आपको रिकॉल कराता हूं। देखो क्या क्या पढ़ा अपने, सेक्शन 88 कंप्लीट। सबसे पहले पूरे पॉइंट बता रहा हूं मैं आपको। हर कंपनी दो रजिस्टर मेंटेन करती है, एक होता है MGT1 वो ROM के ऊपर होगा, एक होगा MGT2 जो कि डिबेंचर होल्डर और अदर सिक्योरिटी होल्डर के बारे में होगा। ठीक है जी। सेकंड नंबर, कब तक एंट्री करना, तो जिस दिन BOD ने ट्रांसफर और अलॉटमेंट को अप्रूव किया उसके 7 दिन के अंदर। कहां पे मेंटेन करना, तो कंपनी के RO में, लेकिन RO के अलावा कोई दूसरे प्लेस में भी शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन दो कंडीशन है, लेकिन वो प्लेस इंडिया में होना चाहिए पहली बात, और दूसरा आपको SR पास करना पड़ेगा, और वो दूसरे प्लेस में 110 से ज्यादा मेंबर रहते होंगे। अगर कुछ 4 इंफॉर्मेशन है जो आपको रजिस्टर में मेंबर के सामने रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर उसके शेयर अटैच करते हैं, डिविडेंड के बारे में कोई अथॉरिटी का ऑर्डर है, हाइपोथिकेशन या चार्ज अगर उसने शेयर को किया तो आपको मेंशन करना पड़ेगा। रजिस्टर में क्या क्या डिटेल मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है सर, आगे बढ़ जाओ। MGT2 मैंने बता दिया आपको। फिर मैंने बात किया अगर मेंबर के स्टेटस में कोई चेंज आता है, मतलब उसकी डेथ हो गई, इंस्टॉलमेंट हो गया, या और भी कोई अदर रीजन वगैरह से चेंज आ गया तो अपडेट कर लो। फिर इंडेक्स मेंटेन करना पड़ता है, पर 50 से कम है तो इंडेक्स मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आपके शेयर डीमेट में, तो डिपॉजिटरी जो बेनिफिशियल ओनर का जो रिकॉर्ड मेंटेन करता है ना, तो उसी को रजिस्टर कंपनी का रजिस्टर मान लिया जाएगा। फॉरेन रजिस्टर में हमने बात किया कि कंपनी आर्टिकल में प्रोविजन अगर करके रखती है तो फॉरेन रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं। आपने फॉरेन रजिस्टर जब आपने ओपन किया या आप क्लोज करते हैं, डिसकंटिन्यू करते हैं, एड्रेस चेंज करते हैं, तो उसके 30 दिन के अंदर आपको ROC को बताना पड़ेगा MGT3 में। फिर वो जो फॉरेन रजिस्टर है उसको कंपनी का जो रजिस्टर है, जिसको इंडिया में जो रजिस्टर उसको बोलते हैं प्रिंसिपल रजिस्टर, उसी का पार्ट माना जाएगा। फिर इसका इंस्पेक्शन, एक्सट्रैक्ट, कॉपी, क्लोज करना, इनका वही लॉ एप्लीकेबल होता है जो इंडिया का एप्लीकेबल है। अगला पॉइंट है, अगर कोई रेक्टिफिकेशन की बात होती है, जो कंपिटेंट अथॉरिटी आउटसाइड इंडिया में जो अथॉरिटी है वो ऑर्डर देगी, वो फाइनल माना जाएगा। जैसे आप BOD अलॉटमेंट करती है उसके तुरंत बाद फॉरेन रजिस्टर में एंट्री होती है, और फॉरेन रजिस्टर में जब एंट्री होती है वहां से 15 दिन के अंदर आपको यहाँ पे इंडिया में भेजना पड़ेगा, और इंडिया में एक डुप्लीकेट रजिस्टर मेंटेन किया जाएगा, उसको प्रिंसिपल रजिस्टर का पार्ट मानते हैं। और आखिरी पॉइंट है, अगर फॉरेन रजिस्टर कंपनी डिसकंटिन्यू कर लेती है तो वहां पे उसमें जो भी एंट्री होगी वो कोई दूसरे फॉरेन रजिस्टर में ट्रांसफर हो जाएगी, या फिर प्रिंसिपल रजिस्टर में इसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 91। ये किसके बारे में, अगर कंपनी अपने ROM को या रजिस्टर ऑफ डिबेंचर को या रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर को क्लोज करना चाहती है तो उसका लॉ पढ़ने वाले सेक्शन नंबर 91 में। देखिए ROM को क्लोज करने का मतलब ये होता है कि कई बार ऐसा होता है कि जहां पे मान लीजिए कंपनी को नोटिस भेजना है, तो कंपनी अपने रजिस्टर को क्लोज करती है और ये बोलती है कि इस दिन हमारे जो मेंबर है हम नोटिस उन्हीं को देंगे, मतलब उसके बाद में कोई मेंबर अपने शेयर को बेचता है तो उसको ध्यान नहीं दिया जाएगा। तो 91 का लॉ पढ़ते हैं, 1 बाय 1 क्या लिखा देखिए। सबसे पहले नोटिस ऑफ क्लोजर। तो अगर कोई कंपनी अपना रजिस्टर क्लोज करना चाहती है तो लॉ क्या बोलता है कि जिस दिन आप अपने रजिस्टर को क्लोज करना चाहते हैं उसके कम से कम 7 दिन के पहले, या अगर आपकी कंपनी लिस्टेड कंपनी है और सेबी ने कुछ कम 7 दिन से कम डेट को प्रिस्क्राइब किया तो उतने दिन के पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम अपने रजिस्टर को बंद करने वाले। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी 20 जुलाई को अपने ROM को क्लोज करना चाहती है तो 13 जुलाई के पहले पहले आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम अपना रजिस्टर 20 तारीख से क्लोज करें, ताकि जिसको भी अपना शेयर बेचना है, खरीदना है तो वो खरीद बिक्री कर सके। अगला पॉइंट है मैक्सिमम कितने दिन के लिए रजिस्टर क्लोज कर सकते हैं, तो यहाँ पे 2 टाइम लिमिट है सर, ये MCQ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट बोला कि एक साथ 20 मैक्सिमम 30 दिन के लिए आप ROM को क्लोज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक साल में मैक्सिमम 45 दिन के लिए आप अपने रजिस्टर को क्लोज कर सकते हैं। सीधी बात है, कंपनी चाहे तो 15-15-15 करके 3 बार क्लोज कर दे, ठीक है, लेकिन एक साथ 40 दिन के लिए क्लोज नहीं कर पाओगे, तो मैक्सिमम एक साथ 30 दिन के लिए क्लोज कर पाएंगे, और पूरे साल भर में 45 दिन से ज्यादा आप रजिस्टर को क्लोज नहीं कर पाओगे। अब यहां पे रजिस्टर का मतलब क्या हुआ, दोनों रजिस्टर की बात हो रही है, MGT1 MGT2। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। अब इसके बारे में कुछ रूल्स दिया हुआ है, एक्ट खत्म, रूल में क्या लिखा देखो आप। एक्ट में जो बोला था ना कि नोटिस दो, तो नोटिस देंगे कैसे, तो आंसर है नोटिस को आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, मतलब इंडिविजुअल नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है। अब ये एडवर्टाइजमेंट जब भी न्यूज़पेपर की बात होती है तो 2 न्यूज़पेपर आते हैं, एक होता है वर्नाकुलर मतलब लोकल लैंग्वेज वाला, और दूसरा होता है इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये दोनों जगह आपको पब्लिश करना पड़ेगा पेपर में, और साथ में कंपनी का जो वेबसाइट है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो वेबसाइट को नोटिफाई किया है वहां की वेबसाइट में भी आपको प्लेस करना पड़ेगा। लेकिन यहां पर एक प्राइवेट कंपनी को एक एग्जाम्पशन दिया गया है, और प्राइवेट कंपनी को एग्जाम्पशन ही दिया गया है कि आपको न्यूज़पेपर में इसको पब्लिश करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि न्यूज़पेपर में पब्लिश करोगे ना तो पैसा ज्यादा लगता है, और प्राइवेट कंपनी के मेंबर नॉर्मली कम होते हैं। तो प्राइवेट कंपनी अगर न्यूज़पेपर के खर्चे को बचाना चाहती है तो इनको एक ऑप्शन दिया गया है कि आप 7 दिन के पहले मेंबर
का जो रजिस्टर आप क्लोज करें उसके 7 दिन के पहले अगर आप इंडिविजुअल नोटिस दे देते हो तो आपको पेपर में छापने की आवश्यकता नहीं है। तो ये प्राइवेट कंपनी को एग्जाम्पशन दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, एनुअल रिटर्न, सेक्शन नंबर 92, एनुअल रिटर्न को बनाना और उसके बारे में आरओसी को बताना, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो पढ़िए सर। सबसे पहले फॉर्म नंबर MGT 7, मतलब हर कंपनी को हर साल जो आपको एक एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा और इसका फॉर्म नंबर है MGT 7। तो MGT 7 में जो भी जानकारी है उसको तैयार कीजिए और उसको आपको आरओसी को फाइल करना पड़ेगा। अब ये जो एनुअल रिटर्न होता है उसमें जो जानकारी हम देते हैं वो कब की देते हैं, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। मतलब अगर आपका फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2021 को एंड हुआ तो 31 मार्च 2021 के दिन की जो जानकारी है वो आपको आरओसी को देना पड़ेगा MGT 7 में। अब एक बात है कि MGT 7 में लिखते क्या क्या है, उसके कंटेंट क्या क्या है। तो ये देखिए कंटेंट के मैंने शॉर्ट में लिखा है, फटाफट पढ़ लेते हैं। इसमें क्या क्या लिखना, तो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है उसके बारे में बताना पड़ेगा, कंपनी की प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी क्या है उसके बारे में बताना पड़ेगा, कंपनी की होल्डिंग कंपनी कौन सी है, सब्सिडी कंपनी कौन सी है, एसोसिएट कंपनी कौन सी है, ये तीनों कंपनियों की जानकारी देनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट, कंपनी के शेयर्स, कंपनी के डिबेंचर्स, कंपनी के अदर सिक्योरिटी, शेयर्स, डिबेंचर, अदर सिक्योरिटी और शेयरहोल्डिंग का पैटर्न क्या है वो बताना पड़ेगा। कंपनी के मेंबर और कंपनी के डायरेक्टर, डिबेंचर होल्डर्स, कंपनी के मेंबर और कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स कौन कौन है उसकी जानकारी दो। और पिछले फाइनेंशियल ईयर से लेके इस फाइनेंशियल ईयर के बीच में कोई चेंजेस अगर हुए तो मतलब कोई शेयर या डिबेंचर किसी ने बेचा है तो उसकी जानकारी देना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है DPK, मतलब कंपनी के डायरेक्टर, प्रोमोटर की मैनेजरियल पर्सन, तो इनकी जानकारी आपको देना पड़ेगा। और पिछले फाइनेंशियल ईयर से लेके इसके बीच में कोई चेंजेस हुआ है तो उसकी जानकारी आपको देना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है मीटिंग के बारे में जानकारी दो कि कंपनी ने इस फाइनेंशियल में कितनी मीटिंग रखी। मीटिंग मतलब क्या, मेंबर की कितनी मीटिंग हुई है, क्लास ऑफ मेंबर की क्या मीटिंग हुई है, डायरेक्टर्स की क्या मीटिंग हुई है और डायरेक्टर्स की कमिटी की क्या मीटिंग हुई है अलॉन्ग विद अटेंडेंस। नेक्स्ट पॉइंट, डायरेक्टर और KMP इनके रेम्यूनरेशन के बारे में जानकारी दो, अलग अलग ईच डायरेक्टर और ईच KMP का क्या क्या रेम्यूनरेशन है। लेकिन अगर कंपनी स्मॉल कंपनी है तो उस केस में आपको हर डायरेक्टर की इंडिविजुअल लिमिट रेम्यूनरेशन बताने की आवश्यकता नहीं है, एग्रीगेट रेम्यूनरेशन ऑफ डायरेक्टर आपको बताएंगे तो भी काम चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर कंपनी के ऊपर, अगर कंपनी या कंपनी के डायरेक्टर या कंपनी के ऑफिसर इनके ऊपर कोई पेनल्टी या पनिशमेंट लगाई गई है तो वो आपको बताना पड़ेगा। अगर उसकी कंपाउंडिंग के लिए हमने अप्लाई किया है या हमने पेनल्टी के अगेंस्ट में अपील फाइल कर दिया तो वो भी जानकारी आपको देना पड़ेगा। अगला पॉइंट है कंपनी की जो फाइनेंशियल जो FII है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, अगर कंपनी में उन लोगों ने शेयर परचेस करके रखा है तो उनकी जानकारी आपको देना पड़ेगा। और अदर मैटर एज में बी प्रिस्क्राइब। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को यहां पे एक पावर दिया गया है कि वो एनुअल रिटर्न, वो जो OPC स्मॉल कंपनी, अदर क्लास ऑफ कंपनी, इनके लिए एनुअल रिटर्न बहुत बड़ा होता है तो उनका एवरेज फॉर्म भी प्रिस्क्राइब कर सकती है। तो उस केस में OPC और स्मॉल कंपनी को एक तरीके से एग्जाम्पशन है कि वो इतनी सारी डिटेल के बजाय जो एवरेज फॉर्म इसका मतलब शॉर्ट फॉर्म प्रिस्क्राइब किया गया है उसमें भी वो जानकारी दे सकते हैं। तो ये कुछ कंटेंट है जो आपके दिमाग में होना चाहिए जो एनुअल रिटर्न में लिखे जाते हैं। अगला पॉइंट है एनुअल रिटर्न को साइन कौन करेगा, तो इसका आंसर है सर साइन करते हैं कंपनी के डायरेक्टर और कंपनी का सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी ये साइन करेंगे। लेकिन अगर कंपनी में CS नहीं है तो जो CS इन प्रैक्टिस है वो साइन करेगा तो भी चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ये 3 कंपनियों के लिए, अगर 1% कंपनी है या स्मॉल कंपनी है, स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी है तो उस केस में साइन कौन करेगा, केवल CS। और अगर कंपनी में CS नहीं है तो केवल डायरेक्टर भी साइन करेगा तो चलेगा। मतलब यहां पे प्रैक्टिसिंग CS के पास जाके आपको साइन कराने की आवश्यकता नहीं है। तो नॉर्मली एनुअल रिटर्न को साइन करते डायरेक्टर प्लस CS दोनों साइन करेगा। पर अगर OPC स्मॉल कंपनी है या अगर आपकी स्टार्टअप प्राइवेट कंपनी है तो उस केस में CS साइन करेगा कंपनी में, अगर और नहीं है तो उस केस में कोई डायरेक्टर भी साइन करेगा तो चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है सर्टिफिकेशन ऑफ एनुअल रिटर्न। कुछ कंपनियां ऐसी होती है एनुअल, जो जब एनुअल रिटर्न आप बनाते हो तो उसके साथ में सर्टिफिकेट लगता है। तो ये कौन सी कंपनी जिनको एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, एक तो लिस्टेड कंपनी, सारी लिस्टेड कंपनी कवर हो गई, और दूसरा ऐसी कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल या तो 10 करोड़ या उससे ज्यादा है या जिनका टर्नओवर 50 करोड़ या उससे ज्यादा है। तो इन कंपनियों को एक प्रैक्टिसिंग CS के पास जाकर एक सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और वो सर्टिफिकेट एनुअल रिटर्न के साथ अटैच करके आपको आरओसी को देना पड़ेगा। मतलब कौन सी कंपनियों को सर्टिफिकेट की जरूरत है, एक लिस्टेड कंपनी को जरूरत है और दूसरा ऐसी कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या ज्यादा या टर्नओवर 50 करोड़ या से ज्यादा है। तो इन ये दोनों कौन सी हो गई, अनलिस्टेड कंपनी। तो अगर आपकी अनलिस्टेड कंपनी है, दो में कोई भी एक कंडीशन पूरी करी है तो उस केस में भी आपको सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है सर्टिफिकेट MGT 8 में रहता है
और उसमें यह बताया जाता है सर्टिफिकेट में कि एनुअल रिटर्न में जो भी हमने फैक्ट बताए ये सारे के सारे फैक्ट करेक्ट है और कंप्लीट है और एक्ट हमने कंप्लायंस किया है। अगला पॉइंट है एक्सट्रैक्ट, मतलब ये जो एनुअल रिटर्न आपने फाइल किया ना उसकी कॉपी को आपको कंपनी की वेबसाइट, अगर कंपनी की कोई वेबसाइट है तो उसमें इसको प्लेस करना पड़ता है और जो कंपनी की बीओडी रिपोर्ट बनती है उसमें एनुअल रिटर्न का वेब लिंक आपको प्लेस करना पड़ेगा, वेब लिंक प्लेस करना पड़ता है। मतलब पूरी एनुअल रिटर्न की कॉपी आपको बोर्ड रिपोर्ट में देने की आवश्यकता नहीं है, केवल वेब लिंक है जिसको क्लिक करके वो उस एनुअल रिटर्न तक पहुंच सकता है। फिर अगला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, एनुअल रिटर्न आरओसी को कब तक फाइल किया जाता है? तो लॉ बोलता है अगर कंपनी ने एजीएम हेल्ड की है तो जिस दिन एजीएम रखी आपने वहां से 60 दिन के अंदर आपको इसकी कॉपी आरओसी को फाइल करना पड़ेगा। लेकिन अगर कंपनी ने एजीएम बुलाई नहीं तो उस केस में जिस दिन लास्ट डेट जहां पे आपको एजीएम बुलानी चाहिए थी उस डेट के 60 दिन के अंदर आपको एनुअल रिटर्न आरओसी को फाइल करना पड़ेगा और साथ में आपको रीजन भी बताना पड़ेगा कि हमने एजीएम क्यों नहीं बुलाई। आखिरी पॉइंट है प्रिजर्व करना, मतलब कंपनी जो एनुअल रिटर्न आरओसी को फाइल किया उसकी कॉपी प्लस सर्टिफिकेट जो सीएस का लगता है आपको मालूम है और प्लस जो भी डॉक्यूमेंट आपने साथ में लगाए तो इन सब की कॉपी को जिस दिन आपने एनुअल रिटर्न फाइल किया वहां से 8 साल तक कंपनी को अपने इसको डॉक्यूमेंट्स को ये तीनों चीजों को प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा। ये आपका 92 खत्म, 93 ओमिट हो चुका है, काम का नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं 94। ये 94 किसके बारे में? ये है इंस्पेक्शन के बारे में और कहां पे रजिस्टर्स और रिटर्न मेंटेन किया जाता है उसके बारे में। सबसे पहला पॉइंट है प्लेस, ये तो अपन कर चुके, मतलब जो भी 88 में जो हमने रजिस्टर पढ़ा और जो एनुअल रिटर्न का लॉ पढ़ा ये पूरा आपको कहां मेंटेन करना पड़ेगा? तो रजिस्टर ऑफिस में मेंटेन करो, पर इंडिया में कोई दूसरे प्लेस में भी कर सकते हैं अगर आपने एसआर पास किया या 110 से प्लस 110 मेंबर जहां पे रहते हैं। तो ये जो 88 का लॉ था ना वही लॉ को यहां पे रिपीट किया गया 94 में। अगला पॉइंट है इंस्पेक्शन, मतलब क्या रजिस्टर ऑफ मेंबर वगैरह को रजिस्टर ऑफ, देखो आपको मालूम है एमजीटी 1 एमजीटी 2, एमजीटी 1 है रजिस्टर ऑफ मेंबर, एमजीटी 2 है रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर और अदर सिक्योरिटी होल्डर। क्या इनको इंस्पेक्शन कर सकते हैं? आंसर इज यस। कौन कर सकता है? देखो पहला बोला ओपन टू इंस्पेक्शन बाय, कौन को इंस्पेक्ट कर सकता है? मेंबर, डायरेक्टर, अदर सिक्योरिटी होल्डर, ये कर सकते हैं। और बेनिफिशियल ओनर, अगर डीमेट में शेयर है तो उस केस में बेनिफिशियल ओनर जो कि रियल ओनर होता है कंपनी का, ये सारे लोग इंस्पेक्शन कर सकते हैं। कब कर पाएंगे? बिजनेस आवर्स में। लेकिन अगर आपका रजिस्टर ऑफ मेंबर उसमें क्लोज है तो इंस्पेक्शन भी नहीं मिलेगा नेचुरली, ठीक है। विदाउट फीस, इनसे कंपनी पैसा नहीं ले सकते, फ्री ऑफ कॉस्ट इंस्पेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अदर पर्सन, मतलब क्या हुआ, इनके अलावा जो बाकी लोग हैं अगर वो इंस्पेक्शन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन ऑन पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब फीस, लेकिन उनको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। और मैक्सिमम कितना होगा? 50 रुपए। कंपनी अपने आर्टिकल में डिसाइड करती है क्या फीस लेना है, पर वो 50 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब कुल मिला के इंस्पेक्शन कंपनी के जो रजिस्टर्स होते हैं उनको इंस्पेक्शन कोई भी कर सकता है। कंपनी के लोग हैं, मेंबर, डिबेंचर होल्डर वगैरह तो फ्री ऑफ कॉस्ट और बाहर वालों के लिए फीस है। अगला पॉइंट है पीरियड ऑफ इंस्पेक्शन, हम इंस्पेक्शन कब कर सकते हैं? तो बिजनेस आवर्स में कभी भी चले जाओ, लेकिन बीओडी को पावर दिया गया है कि बीओडी चाहे तो थोड़ा रिजनेबल टाइम बता सकती है, बिजनेस आवर्स को कम कर सकती है, लेकिन यह ध्यान रखना पड़ेगा कि एक दिन में कम से कम 2 घंटे आपको इंस्पेक्शन के लिए देना पड़ेगा। अगला पॉइंट है एक्सट्रैक्ट और कॉपी, मतलब जो रजिस्टर मेंटेन किए क्या आप उसका एक्सट्रैक्ट उतार सकते हो क्या, समरी ले सकते हो क्या, या उसकी कॉपी ले सकते हो क्या? तो लॉ क्या बोलता है? देखो ये सबके नाम क्या हो गया? मेंबर, डिबेंचर होल्डर, इसके बाद सिक्योरिटी होल्डर या बेनिफिशियल ओनर, ये सारे के सारे जो लोग हैं या जो अदर पर्सन है ये सब के सब एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं ड्यूरिंग बिजनेस आवर विदाउट पेमेंट। मतलब एक्सट्रैक्ट उतारने के लिए आपको कोई फीस नहीं चार्ज कर सकते, लेकिन हाँ अगर आपको कॉपी चाहिए तो उस केस में आपको फीस पे करना पड़ेगा। और ये फीस क्या होगा? मैक्सिमम 10 रुपीज पर पेज। 4 पेज चाहिए ना तो मैक्सिमम 40 रुपए आपसे वसूल किए जा सकते हैं। और अगर आपने फीस जमा कर दिया तो जिस दिन आपने फीस जमा किया उसके 7 दिन के अंदर कंपनी की ड्यूटी की आपको कॉपी सप्लाई करे। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वो प्रिस्क्राइब कर सकता है, कुछ रजिस्टर का कोई पार्ट प्रिस्क्राइब कर सकता है, तो वो जो पार्ट है ना वो इंस्पेक्शन के लिए नहीं मिलेगा, एक्सट्रैक्ट और कॉपी। मतलब कुल मिलाकर सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि वो रूल इशू करके वो बता सकता है कि रजिस्टर का ये जो पार्ट है वो इंस्पेक्शन के लिए या कॉपी और एक्सट्रैक्ट के लिए अवेलेबल नहीं है। अगला पॉइंट देखिए प्रिजर्वेशन ऑफ रजिस्टर और एनुअल रिटर्न, मतलब कब तक प्रिजर्व करके रखना पड़ेगा, संभाल के रखना पड़ेगा। तो सबसे पहला पॉइंट है जो कंपनी का आरओएम है एमजीटी 1, ये कंपनी को परमानेंटली संभाल के रखना पड़ेगा हमेशा के लिए, जब तक कंपनी डिसॉल्व नहीं होती तब तक संभाल कर रखना पड़ेगा। और ये जो आरओएम है ना वो
वो किसके पास रहेगा, किसके कस्टडी में होगा, तो दो पर्सन है, या तो सीएस के कस्टडी में रहे या बीओडी चाहे तो कोई अदर पर्सन को भी प्रिस्क्राइब कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट जो एमजीटी 2 है, जो रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर और अदर सिक्योरिटी होल्डर है, वो कब तक संभाल के रखना पड़ेगा, तो इसका आंसर है कि जिस दिन डिबेंचर का रिडम्पशन कर दिया उसके 8 साल तक संभाल के रखना पड़ेगा। तो रिडम्पशन के बाद अगले 8 साल तक आपको इसको संभाल के रखना पड़ेगा और ये इन्हीं लोगों की कस्टडी में होगा जो एमजीटी 1 के। इसके बाद जो कंपनी ने एनुअल रिटर्न आरओसी को फाइल किया तो आरओसी को जो एनुअल रिटर्न फाइल करते हैं उसके साथ सीएस का सर्टिफिकेट भी जाता है कुछ कुछ कंपनियों में, और कुछ डॉक्यूमेंट भी लगाते हैं। तो ये सब आपको संभाल के रखना पड़ेगा, तीनों चीजों को संभाल के रखना पड़ेगा। कब तक? 8 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग, जिस दिन आरओसी को आपने एनुअल रिटर्न फाइल किया वहां से 8 साल तक संभाल के रखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो फॉरेन रजिस्टर है, तो अगर फॉरेन में रजिस्टर मेंटेन किया उसका जो आरओएम है ये परमानेंटली आपको संभाल के रखना पड़ेगा, ठीक है। अनलेस डिसकंटिन्यू, अगर डिसकंटिन्यू हो गया तो बात ही खत्म, फिर तो कैसे संभालोगे आप, इंडिया में लेके आ जाओगे। और जो रजिस्टर डिबेंचर होल्डर है ये आपको संभालना पड़ेगा। फॉरेन रजिस्टर की बात करें, डिबेंचर होल्डर, जिस दिन डिबेंचर होल्डर का आपने रिडम्पशन किया वहां से 8 साल तक आपको संभाल के रखना पड़ेगा। आखिरी पॉइंट है, अगर कंपनी ने रिफ्यूज कर दिया इंस्पेक्शन के लिए, कॉपी देने से एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो उस केस में जो पर्सन है जिसको रिफ्यूज किया गया वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कंप्लेन कर सकता है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी को ऑर्डर दे सकता है कि आप उसको इमीडिएट इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल कराओ, तो फिर कंपनी को देना पड़ेगा। और 94 खत्म। अब आखिरी पॉइंट है 95, ये बात करता है सर जो भी रजिस्टर है, इंडेक्स है, एनुअल रिटर्न है, ये सब प्राइमा फेसी एविडेंस के रूप में माने जाते हैं, मतलब उसमें जो भी एंट्री होती है ना उनको प्राइमा फेसी एविडेंस के तौर पे माना जाता है। तो ये हो गया आपका सेक्शन नंबर 88 से लेके 94 तक का लॉ। थैंक यू।